तो ब्रुक्स रेंज देखा, फिर हम लोगों ने देखा अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, और इसी अलास्का रेंज पर हम लोगों की है क्या, एक पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। और ध्यान रखिएगा अलास्का की, जो ये अलास्का क्षेत्र है यूएसए का, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग। और यहां से देखिएगा एक नदी गुजर रही होगी ऐसे, नाम है यूकॉन। यूकॉन मिलेगा आप लोगों को, यूकॉन रिवर। अब ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में जहां पर यूकॉन नदी बह रही है, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है यूकॉन वैली या यूकॉन प्लेटू। इसको हम लोग कहते हैं यूकॉन वैली या यूकॉन प्लेटू। और आपको पता होगा कि इस समय यहां से किसकी प्राप्ति हो रही है अच्छी खासी मात्रा में, सोने की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो यूकॉन है, यहां से यूकॉन प्लेटू से हम लोगों को, यूकॉन प्लेटू से, यूकॉन प्लेटू से हमको किसकी प्राप्ति हो रही है, गोल्ड की प्राप्ति हो रही है। अभी रिसेंटली 10-12 साल पहले यहां पर गोल्ड की खानें मिली हैं, तो यहां से गोल्ड की जो है प्राप्ति इस समय हो रही है। तो जब से रसिया को ये बात पता चली है कि यहां पर सोना निकल रहा है, वो बेचारा टेंशन में कि इसको गलती की थी लोगों ने जो बेच दिया था। कौन प्लेटो, देखिएगा यहां पर एक सिटी होगी नीचे, जहां पर मैंने डॉट किया है, क्या नाम है उसका, सिटी देखिए, हाँ, जहां पर डैश किया है वहां पर नीचे, यहां पर देखिएगा एक सिटी, एक शहर है, दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं नहीं, एंकोरेज मिला, एंकोरेज मिला, कहा, अरे अब इसी साइड में यहां पर है ना एंकरेज, हाँ हाँ, तो देखिएगा देखिएगा एक ही सिटी है, बाकी और सिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी और नाम दिए होंगे लेकिन सिटी एक ही है, वो उसका नाम क्या है, एंकरेज। और ध्यान रखिएगा एंकरेज अपने ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए, समर टूरिज्म के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। समर टूरिज्म क्यों, क्योंकि अलास्का का जो क्षेत्र है ये 12 महीने लगभग लगभग बर्फ से ढका रहता है, तो गर्मी के महीने में यहां पर टूरिस्ट जो है बर्फ को घूमने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका क्या है, एक शहर है एंकरेज, एंकरेज। तो इस अलास्का का एकमात्र शहर है, अलास्का का एकमात्र शहर है। दूसरी चीज, हाँ, ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। अब टूरिस्ट यहां पर कब जाएंगे, हाँ, टूरिस्ट अगर यहां जाएंगे तो गर्मियों में जाएंगे, ठंडी में थोड़ी जाएंगे। टूरिस्ट प्लेस है आपका एंकरेज। क्या, ये नहीं नहीं नहीं,
यहां पर कोई माइथोलॉजी नहीं है, सही बात तो यह है, क्योंकि यहां पर कोई रहता ही नहीं है। केवल भूले भटके कुछ लोग चले जाते हैं टहलने के लिए। बाकी अलास्का देखिएगा, अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी कार्य से लोग भले जाते हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं रहता है। केवल यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसको हम लोग एस्किमो कहते हैं, वो पाई जाती है, बाकी और कोई नहीं मिलता है यहाँ पर। अभी एस्किमो बताएंगे, तो एस्किमो यहाँ पर रहते हैं इस पूरे बेल्ट में, यहाँ अलास्का से लेकर और इधर तक। बाकी यहाँ रहता कोई नहीं है, केवल बर्फ ही बर्फ है। बर्फ पर कौन रहना चाहेगा भाई, इतना हार्श कंडीशन होता है। अच्छा, अब आइए, इसी वृक्ष के नीचे एक पर्वत श्रृंखला है, कनाडा में आपको दिखाई पड़ रही होगी, और नाम होगा मैकेंजी। मैकेंजी मिला, माउंट मैकेंजी। बस माउंट मैकेंजी कहां पर है आपको इतना ध्यान रखना है, कनाडा में है माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी के वेस्ट में, पश्चिम में, जब थोड़ा सा आप लोग इधर देखेंगे यहां पर जो है एक पर्वत चोटी है, और जिसका नाम है माउंट लोगन। दिखाई पड़ रहा है माउंट लोगन? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, माउंट लोगन। पहली बात तो कैंजी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, कनाडा में है। देखिएगा, ये तो आपका अलास्का में है दोनों, लेकिन जो मैकेंजी है ये आपका कहां पर है, कनाडा में है। मैकेंजी के पास में ही देखेंगे माउंट लोगन एक दिखाई पड़ रहा होगा, एक पर्वत श्रृंखला है। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट लोगन। माउंट लोगन। और देखिएगा, इसी मैकेंजी नदी के पास से, वो पर्वत के पास से एक नदी भी बह रही होगी, उस नदी का नाम भी देखिएगा क्या है, मैकेंजी रिवर ही है। दिखाई पड़ा आप लोगों को? मैकेंजी पर्वत के पास से ही बह रही है नदी, मैकेंजी रिवर। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। बस, धन्यवाद। ठीक, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। मिला मैकेंजी रिवर आप लोगों को? तो मैकेंजी रिवर, और देखेंगे मैकेंजी रिवर का एक गिर कहां रही है, ये आर्कटिक में गिर रही है, और यहां पर आपका एक बिफोर्ड सी होगा, वहीं पर गिर रही है। हालांकि मैकेंजी के बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की, नॉर्थ अमेरिका की नहीं, कनाडा की। क्या? हाँ, मिसिसिपी है। आएगी, अभी जब मिसिसिपी पहुंचेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोगों ने बुक्स देख लिया, अलास्का देख लिया, मैकेंजी देख लिया। अब आप इधर देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला आई है सीधे लंबी सी, जो कि क्या है, इसका नाम है रॉकी। रॉकी दिखाई पड़ा, रॉकी आप लोगों को? रॉकी इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसमें कई सारी है ना, जैसे भाई ब्रुक्स है, मैकेंजी है, अलास्का है, हमने कई सारी देखी ना। तो जो रॉकी इस पूरे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की अगर हम बात करें, तो रॉकी माउंटेन जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी है। हाँ, अब देखिएगा यहां पर आप लोग, इस तरफ रॉकी है, और इधर कनाडा में
रॉकी के पैरेलल एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई पड़ रही होगी जिसका नाम है कोस्ट रेंज। दिखाई पड़ा? कोस्ट रेंज ये मुख्य रूप से क्या कनाडा में ही है कोस्ट रेंज, ऊपर की तरफ। तो इधर रॉकी है और इधर हमारा कोस्ट रेंज है। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिएगा यहां पर आपको मिलेगा कास्केड रेंज। एक कोस्ट रेंज के नीचे देखिएगा कास्केड रेंज मिल रहा है आप लोगों को, कास्केड रेंज। तो कोस्ट रेंज के नीचे कास्केड रेंज है और कास्केड रेंज के नीचे जब आप पाएंगे आप तो आपको सियरा नेवादा रेंज मिलेगा, सियरा नेवादा मिलेगा। तो देखिएगा कनाडा और मुख्य रूप से यूएसए में हम लोग देखेंगे अगर तो देखिएगा इस तरफ रॉकी है, ऊपर आपका कोस्ट रेंज, फिर कास्केड रेंज और कास्केड के बाद में सियरा नेवादा। ये तीन रेंज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के पार्ट हैं। अब देखिएगा यहां पर रॉकी और कास्केड रेंज के बीच में एक पठार आपको मिलेगा, एक पठार मिलेगा। कोलंबिया प्लेटू नहीं है नाम है इसका, कोलोराडो भी नहीं है, इसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। क्या नाम है? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, एक कनाडा में पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। तो रॉकी 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 और कोस्ट रेंज, रॉकी और कोस्ट रेंज ये यहां पर है। इनके बीच में जो पठार पाया जाता है उसका नाम क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया। ना कोलंबिया ना कोलोराडो, जो सही नाम है वो है ब्रिटिश कोलंबिया। पूछा गया परीक्षा में कि ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस देश में स्थित है? तो रॉकी और कोस्ट रेंज के बीच में आपको मिलेगा ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू। और अगर आप कनाडा में पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो कनाडा का एक राज्य है, जैसे कनाडा में 10 राज्य हैं, तो जो इधर किनारे सबसे राज्य है उसका नाम भी देखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया ही होगा। ब्रिटिश कोलंबिया होगा, इसके बगल में ब्रिटिश कोलंबिया के बगल में देखिएगा अल्बर्टा होगा, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का नाम पड़ा है वो इसी प्लेटू के कारण पड़ा है। जो ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू था इसी के कारण उसका नाम भी पड़ गया है। अब देखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया है कहां पर? कनाडा में। इसी ब्रिटिश कोलंबिया के नाम पर जो है एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम ही क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया है। इसी पठार के नाम पर, ब्रिटिश कोलंबिया पठार के नाम पर पॉलिटिकल मैप में देखेंगे आप लोग तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया नामक एक राज्य दिखाई पड़ रहा होगा। और उसी के बगल में जो है अल्बर्टा एक राज्य है, दिखाई पड़ रहा है अल्बर्टा। पूरे कनाडा का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और कोयला इन्हीं दोनों राज्यों में मिलता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और कोयला कनाडा का इसी ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा राज्य। देखिएगा
छोटे छोटे राज्य दिए होंगे ऐसे कई सारे, कनाडा में भी यूएसए में भी स्टेट को बांटा होगा। तो किनारे ब्रिटिश कोलंबिया, उसके जस्ट बगल में देखिएगा अल्बर्टा स्टेट होगा। और इसीलिए इन दोनों राज्यों को कार्बन स्टेट ऑफ कनाडा भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। इसीलिए इन दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से कार्बन स्टेट ऑफ कनाडा भी कहा जाता है। कार्बन स्टेट ऑफ कनाडा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, कास्केड रेंज है। कोस्ट रेंज के नीचे आप लोग क्या देखेंगे, कास्केड रेंज। कास्केड रेंज और रॉकी के बीच में आपको फिर एक प्लेटू दिखाई पड़ रहा होगा, मिला। कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में आपको एक फिर पठार दिखाई पड़ेगा, प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। देखिएगा इनके बीच में एक पठार होगा, इनके बीच में एक पठार होगा जिसका नाम है कोलंबिया प्लेटू। तो रॉकी रॉकी और किस पर्वत श्रृंखला के बीच में, और कास्केड के बीच में हमको मिल रहा है कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया प्लेटू। और नीचे जब आप आएंगे तो जो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा देख रहे हैं, और रॉकी के बीच में आपको एक पठार मिल रहा होगा, नाम थोड़ा सा नीचे लिखा होगा, जिसका नाम क्या है, कोलोराडो। तो सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला और रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच में एक आपको पर्वत मिल रहा होगा जिसका नाम क्या है, कोलोराडो है, कोलोराडो पठार है। ये यहां पर कोलोराडो पठार होगा आपका, यहां पर कोलोराडो पठार होगा। इसके किस बीच में है, सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में। अब देखिएगा इसी सियरा नेवादा सॉरी इसी कोलोराडो और कोलंबिया पठार के बीच में देखिएगा एक आपको बेसिन दिखाई पड़ रही होगी, ग्रेट बेसिन। पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा है, कलर दूसरा मैं ले लेता हूं। ये देखिएगा ये वाला पार्ट, ये यहां पर देखिएगा ग्रेट बेसिन लिखा होगा। ऐसे ही पूछ लिया कि ग्रेट बेसिन किस देश में है या किस कंटिनेंट में है, ऐसे करके ना जाने कितनी बार पूछा है। ग्रेट बेसिन किसके किसके बीच में स्थित है आपका ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और कोलंबिया पठार के बीच में है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन पठार के रूप में अगर देखें हाँ तो इन्हीं के बीच में है। देखिएगा यहीं पर आपको जो है डेथ वैली लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, इसी ग्रेट बेसिन के पास में ही देखिएगा डेथ वैली लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, डेथ वैली। और डेथ वैली पूरे
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा भाग है? भाई जैसे है क्या, इंडिया में देखें अगर हम लोग, तो इंडिया में सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा पार्ट हम लोग नॉर्मली मानते हैं किसको? नंदा देवी को, क्योंकि जो आपका केटू है वो सही माने में भारत में इस समय नहीं है, वो पीओके में आता है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर भारत की हम लोग देखें तो क्या है? केटू है सबसे ऊंचा स्थान। अगर सबसे गहरा स्थान देखें भारत में तो केरल में वो करेवा, नहीं करेवा तो वहां पाई जाती है, बता रहा हूं, कैसे नाम है नहीं बता रहा हूं। तो इससे होता क्या, मान लेते कोई देश है तो वहां पर कोई पर्वत चोटी होगी तो उसको हम लोग सबसे ऊंचा स्थान कहेंगे। अगर मान लेते किसी जगह पर जमीन नीचे धंस गई है तो सबसे गहरा भाग होगा। तो जो यहां पर आपको डेथ वैली दिखाई पड़ रही है, ये अमेरिका का सबसे गहरा भाग है। मतलब देखिएगा, उसमें देखिएगा समुद्र तल से नीचे वहां निगेटिव में लिखा होगा, कुछ लिखा है, कुछ कितना -86 लिखा है। -86 का मतलब क्या हुआ कि समुद्र तल से ये 68 मीटर जो है, 66 है, 86 है, 86। अब हालांकि 86 और 68 ये आपको याद नहीं रखना है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल है, अब इसी पर भाई अपना महाद्वीप होगा। समुद्र तल से ये जो है 86 मीटर नीचे गहराई पर है, बीच में कहीं मिट्टी जो है धस गई है और उस धसान के कारण ये जो है 86 मीटर नीचे गहरा है। बाकी समुद्र का स्तर क्या है? ऊपर है, इसलिए वो माइनस में दिया हुआ है। अब देखिएगा, जब हम पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं, ये बताइए टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? पृथ्वी के सतह से जब भी हम नीचे गहराई में जाएंगे, टेम्परेचर हमारा हमेशा बढ़ता है। और यही रीजन है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, पृथ्वी का जो मटेरियल हो हमको किस टाइप में मिलता जाता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था। इसीलिए ये जगह चूंकि पृथ्वी की सतह से या समुद्र की सतह से ये 86 मीटर नीचे गहरा है, इसलिए यहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। और इस समय वर्तमान में पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान यही है, डेथ वैली। ये सब लिखते चलेगा, सब क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है। डेथ वैली जो है पहले अल अजीजिया था, आज के 5-6 साल पहले तक अल अजीजिया था। कहां पर है अल अजीजिया? लीबिया में। तो ये जो डेथ वैली आप देख रहे हैं यहां पर, डेथ वैली, यहां पर देखिएगा डेथ वैली होगा, ठीक है। ये पृथ्वी सतह से कितना भी आप लोगों ने देखा था, 86 मीटर नीचे गहराई पर है। अब ये 86 आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा है, गहरा स्थान है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है और सबसे गर्म स्थान भी। इसको डेथ वैली नाम क्यों दिया गया? अच्छा देखिएगा, ये यहां पर देखिएगा कि आपको स्टेट मिलेगा जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया मिला आप लोगों को? पॉलिटिकल में देखिएगा कैलिफोर्निया के नीचे इधर मिला होगा। एक बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया था कि अमेरिका की डेथ वैली जो है अमेरिका के किस राज्य में है, तो उसको कैलिफोर्निया लिख लिएगा, कैलिफोर्निया स्टेट में है। हाँ, कैलिफोर्निया स्टेट में है। और ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। दूसरी चीज, इसका नाम डेथ वैली क्यों पड़ा? ये इतना गर्म है कि यहां पर कोई जीव सर्वाइव ही नहीं कर पाता। केवल कुछ बैक्टीरिया और वायरस हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी जीव यहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इसलिए यहां पर आप बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो शून्य के बराबर है, मतलब वहां पर आपको कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं डेथ वैली, क्योंकि यहां पर कोई जीव सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। और इस समय वर्तमान समय में विश्व का सबसे गर्म स्थान है ये आपका डेथ वैली। अब थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं। इसी यहां पर हमने देखा जो सबसे गहरा स्थान है
वो तो डेथ वैली है, तो सबसे ऊंचा भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो सबसे ऊंचा स्थान देखिएगा, यहां पर एक पर्वत चोटी दिखाई पड़ रही होगी, 4400 कुछ मीटर की है। 4400 मीटर आपको याद नहीं रखना, मुझे चूंकि याद है तो मैंने बोल दिया। 4400 समथिंग मीटर की, 4465 मीटर की है लगभग, जिसका नाम है माउंट व्हिटनी, WHITNEY, माउंट व्हिटनी। देखिए दिया होगा, पक्का दिया होगा, माउंट व्हिटनी। माउंट व्हिटनी वेस्टर्न, क्या चीज मिला? अरे बाकी आपको मिल गया, पीछे हमारे मित्र लोग बैठे हैं उनको ना मिला हो तो मिला? धर्मेंद्र नहीं होगा, माउंट व्हिटनी जरूर होगा भाई। हाँ। मिल गया? सुमित मिला? सुमित मिला? तो ढूंढिए उसको जल्दी से भाई। हाँ। सबको मिल गया? ध्यान रखिएगा, माउंट व्हिटनी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट व्हिटनी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर आप कोई आपसे ये पूछे कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो व्हिटनी ही होगा। क्यों? क्योंकि रॉकी ही यहीं से गुजर रही है, और चूंकि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है तो रॉकी की तो ऑटोमेटिकली होगी। देखिएगा यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था मैकिनले, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। जो लोगन देखा था हम लोगों ने यहां पर, एक कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट व्हिटनी है। अच्छा कुछ चीज और देख लेते हैं। हालांकि देखिएगा बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं दी हुई, बहुत सारी पर्वत चोटियां दी हुई हैं, लेकिन कुछ पर्वत चोटियां जो एग्जाम में पूछा है वो आप टिक कर लीजिएगा। देखिएगा कहीं पर माउंट हुड दिया हुआ है, HOOD, हुड, माउंट हुड, हुड, माउंट हुड। हाँ, माउंट शास्ता, SASTA, शास्ता, माउंट शास्ता। और देखिएगा एक पर्वत दिया होगा आपका रेनियर, रेनियर, हाँ रेनियर। अब देखिएगा आपको सब ध्यान नहीं रखना है, बस केवल यही 3 ध्यान रखिएगा, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता। माउंट व्हिटनी क्यों ध्यान रखना? क्योंकि सबसे ऊंचा है। बाकी देखिएगा ये तीनों आपके वॉल्केनिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन है ये? वॉल्केनिक पर्वत हैं। हुड, शास्ता और रेनियर तीनों जो है अमेरिका के वॉल्केनिक पीक्स हैं, ज्वालामुखी। हाँ वो एक्टिव ही है। जहां पर न्यू फोल्ड माउंटेन पाया जाएगा वहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा एक्टिव वॉल्केनो ही मिलेगा, केवल हिमालय इसका अपवाद है बस। माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, हाँ सस्ता लिख कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वॉल्केनिक पीक है, एक्टिव वॉल्केनिक है बस। तो कुल मिलाकर आपको इस तरफ केवल 6 चोटियां याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि फिर अगर सब चोटी याद करेंगे तो फिर चोटी ही याद करते रह जाएंगे। हाँ बुक में आपको बहुत सारे दिया है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा
लगे हाथ नीचे भी देख लेते हैं। ये जब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, जब ये मैक्सिको में पहुंचता है, जब ये मैक्सिको में पहुंचता है, तो मैक्सिको में पहुंचने के बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड होता हमको दिखाई पड़ता है कि जैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ऐसे दो पार्ट में हमको, हालांकि बाइफरकेट नहीं है, वो तो सीरीज ही बनी है, लेकिन आप अगर देखेंगे मैक्सिको के पास में तो लगेगा कि ये जो पूरी पर्वत आ रही थी यहां पर दो पार्ट में बट गई है। ये बटी नहीं, क्योंकि इसका निर्माण ही पैरेलल सीरीज के रूप में हुआ है, समांतर पर्वत श्रृंखला के रूप में हुआ है, तो ये बनी ही ऐसे है, बटी नहीं है। इस तरफ जो होगा उसका नाम होगा सियरा माद्रे ओरिएंटल, जो पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ ऑक्सीडेंटल है, नहीं नहीं ओरिएंटल है, ओरिएंटल है, हाँ पूर्व की तरफ ओरिएंटल होगा। हाँ, ये ईस्ट इधर है ना आपका, और इस तरफ देखेंगे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। हाँ, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, इनके बीच में आपका जो है मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको का पठार है। और इसी के पास में देखिएगा पोपोकेटेपिटल नामक एक पर्वत चोटी है, मैक्सिको में देखिएगा पोपोकेटेपिटल। हाँ हाँ, पोपोकेटेपिटल इसी सियरा माद्रे के पास में पोपोकेटेपिटल नीचे की तरफ यहां पर होगा, देखिएगा इस जगह पर जहां, हाँ मिला पोपोकेटेपिटल, ये भी आपकी वॉल्केनिक चोटी है। पूछता है एग्जाम में कि पोपोकेटेपिटल ज्वालामुखी पर्वत किस देश में अवस्थित है, तो आपको यही बताना है, पोपोकेटेपिटल। मिल गया सबको ना। और इसी के साथ धीरे धीरे अलास्का से शुरू हुआ ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, और मैक्सिको के पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। नहीं नहीं, ये जो इनके बीच में जो पठारी भाग है, देखिएगा वो बीच में दिया होगा मैप में, ये इस पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली चोटी है। पठारी क्षेत्र में पाई जाने, वो किसी एक पर्वत श्रृंखला पर नहीं है, बीच में जो पठारी भाग है वहां पर है। अब इधर तो हम लोगों ने जो पर्वत थे उनको देख लिया, कौन सबसे ऊंची चोटी थी ये भी देख लिया, कौन कौन वॉल्केनिक पीक थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को जो है कुछ शहरों को भी देख लेना चाहिए लगे हाथ, और इस तरफ जो बहने वाली नदियां हैं लगे हाथ उनको भी देख लें तो हम लोगों का काम हो जाएगा। देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा था एक शहर, क्या नाम था, एंकोरेज। ठीक है, एंकोरेज आपको ध्यान रखना है, अलास्का का शहर है, ग्रीस पर्यटन के लिए फेमस है। फिर देखिएगा फिर उधर पूरे बर्फीला एरिया है, कोई विशेष आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब नीचे आप आएंगे तो यहां पर एक आपको द्वीप दिखाई पड़ रहा होगा जिसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर दिखाई पड़ा यहां पर, इस जगह पर वैंकूवर आइलैंड, हाँ एक कनाडा का आइलैंड है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए वैंकूवर का नाम आपने सुना है, और सुना है तो किस लिए सुना है? मॉडर्न हिस्ट्री का है,
मॉडर्न हिस्ट्री का है आप लोगों को, चलो इतना हिंट देता हूं, वैंकूवर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। नहीं, कोई यात्री नहीं था। एक बार भारत में क्रांतिकारियों का कुछ दल अपने बचाव के लिए कहां गया था? भारत से कनाडा बचने के लिए गया था। उस नाव का नाम था कामागाटा मारू। सुना कामागाटा मारू प्रकरण? लेकिन कनाडा के पुलिस ने इन भारतीयों को उतरने नहीं दिया। जब वे वापस पुनः भारत आए तो जो ब्रिटिश सैनिक थे और इन भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में झड़प हो गई और उसमें कई सारे क्रांतिकारी मारे गए। इस घटना को बोलते हैं कामागाटू प्रकरण। आज के 2 साल पहले या 3 साल पहले जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं हमारे, जस्टिन ट्रूडो, जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने इस घटना के लिए कि कनाडा जो है भारतीय क्रांतिकारियों की मदद नहीं कर पाया उस समय और कई क्रांतिकारी मारे गए, हाँ, उसको उसके लिए माफी भी मांगी और मौन भी व्रत धारण किया था। तो जो भारतीय नागरिक पहुंचे थे कामागाटा मारू जहाज से, वो कहां पहुंचे थे? इसी वैंकूवर आइलैंड पर पहुंचे थे और यहीं से इनको फिर वापस कर दिया गया था। ये शरण लेने के लिए, बचने के लिए यहां पहुंचे थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वैंकूवर आइलैंड इसलिए मशहूर है। नीचे आएंगे आप लोग देखेंगे इस जगह पर एक शहर है, नाम है सैन फ्रांसिस्को। हाँ, सैन फ्रांसिस्को। मिला सैन फ्रांसिस्को? ये यूएसए के पश्चिमी तट पर पैसिफिक ओशन से जुड़ा सैन फ्रांसिस्को है। देखिएगा कौन सी नदी यहां से गुजर रही है, पूछा गया है। थोड़ा सा कठिन नाम होगा। सैन फ्रांसिस्को के पास से गुजर रही है। एक नदी गुजर रही है ना, नदी दिखाई पड़ी आप लोगों को सैन फ्रांसिस्को के पास में? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नदी, हाँ, देखिएगा छोटी सी नदी गुजर रही होगी। नदी है? नहीं नहीं, ऑकलैंड नहीं, ऑकलैंड तो शहर का नाम है। आपको सैक्रोमोंटे दिखाई पड़ रहा है? हैं? सैक्रोमोंटे दिखाई पड़ रहा है? एक, हाँ, नदी है। ठीक है, तो हाँ, सैक्रोमोंटे के पास, सैक्रोमोंटे, हाँ हाँ हाँ, सैक्रोमोंटे नदी के किनारे आपका क्या है? सैन फ्रांसिस्को है। और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे अपने यहां बेंगलुरु या हैदराबाद बात को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। यहां पर सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है पूरे विश्व में, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्या? नहीं, सैक्रामेंटो तो नदी है। सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को जो शहर है, इसको हाँ गोल्डन गेट भी बोला जाता है। सैन फ्रांसिस्को किस नदी के किनारे बसा है? सैक्रे, मिल गई ना नदी वो आप लोगों को? हाँ। अब थोड़ा सा जो है नीचे आएंगे तो आपको एक शहर फिर मिलेगा, नाम है लॉस एंजल्स। हाँ हाँ, जैसे हम लोग के यहां इंडिया में मुंबई को क्या कहा जाता है? फिल्म सिटी कहा जाता है। ऐसे ही जो हॉलीवुड है उसकी जो फिल्म सिटी है वो किसको कहा जाता है? लॉस एंजल्स को। तो इसको भी लिख लीजिएगा, लॉस एंजल्स फिल्म सिटी ऑफ यूएसए।
लॉस एंजल्स। नीचे आएंगे, सैन डियागो एक शहर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सैन डियागो, सैन डियागो मिला। शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज निर्माण के लिए, जो पानी का जहाज होता है, शिप बिल्डिंग के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है ये। पानी के जहाज के निर्माण के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है कौन? सैन डियागो, सैन डियागो। और थोड़ा सा तिरछा होकर, लॉस एंजल्स से तिरछा जो है, हल्के से तिरछे पर देखेंगे, एक शहर है जिसका नाम है लॉस वेगास। ये अंदर होगा, समुद्र किनारे नहीं है, अंदर है लॉस वेगास, लॉस वेगास। और इसको बोलते हैं, जुआ खेलने को क्या बोलते हैं? कसीनो, हाँ याद आया। इसको बोलते हैं कसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड, लॉस वेगास को कसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, जितनी भारत के 4-5 बड़े राज्यों की इकोनॉमी है, उतना लोग यहां पर कसीनो में जीतते और हारते हैं रोज। हाँ, हल्के में मत लीजिएगा लास वेगस को, ऐसा नहीं कि जुआ चल रहा है तो वो बेचारा जो है किसी काम का नहीं है। वो भारत के 4-5 राज्यों को जो है खरीदने की हैसियत रखता है। जैसे एप्पल, एप्पल का जो मार्केट कैप था आज के लगभग 6-7 महीने पहले, वो 3 ट्रिलियन का था, और भारत अभी अपनी इकोनॉमी को उतना टारगेट किया था। ठीक है, तो एक कंपनी की टोटल वैल्यू इंडिया के वैल्यू से, टोटल वैल्यू से आगे है। कहां कहां है वो लोग, सोचिए आप लोग। तो ऐसे ही लास वेगास है। लास वेगास अब तो खैर बहुत आगे निकल गया। एक टाइम पर मैंने सुना है, ऑथेंटिक डाटा है या नहीं, पुराने लोग कहते थे कि लॉस वेगास में लोग जितना जुआ हारते या जीतते हैं, उतना इंडिया की टोटल इनकम है। पुरानी बातें हैं, समय तो खैर बहुत बदल गया, इंडिया बहुत आगे निकल गया, लेकिन लोग बताते हैं, जो पुराने लोग हैं। कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, ये सुनी बातें हैं। तो लास वेगास को कैसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लोग जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, दुनिया में सबसे निठल्ले इंसान और सबसे पैसे वाले, वो यहीं पर जाकर पूरा पूरा दिन क्या करते हैं? कैसीनो खेलते हैं, हाँ, डबल करते हैं। चलिए, और थोड़ा सा लॉस वेगस से थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिएगा, लॉस वेगस से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर आपको एक शहर मिलेगा, टक्सन। टक्सन, हाँ, टक्सन लॉस वेगस के नीचे टक्सन है। और एक शहर और है, हालांकि वो मैप में आपको नहीं मिलेगा, जिसका नाम है बुटे। टक्सन और बुटे, टक्सन और बुटे, हाँ, बुटे माइंस। ये दोनों अमेरिका में तांबे के अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है। कॉपर यहां पर बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। कहां कहां पर? टक्सन और बूटे, यही टक्सन के बगल में ही बूटे भी है, लेकिन आपके मैप में नहीं दिया होगा बूटे। हाँ, टक्सन
और बूटे। फिर आगे इसे मिल लीजिएगा, टक्सन को कॉपर कैपिटल ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। टक्सन को कॉपर कैपिटल ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। यहां से इतना तांबा निकलता है। बाकी इसी टक्सन के बगल में, जहां पर टक्सन है यहीं पर जस्ट बगल में बूटे एक है, शहर है छोटा सा, लेकिन यहां से भी तांबे का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। तो टक्सन और बूटे यहां पर तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं। अच्छा, देखिएगा इस तरफ एक नदी बहकर आ रही होगी, ऐसे ऐसे। एक मिनट, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। कुछ ऐसे नदी बहती हुई कोई दिखाई पड़ रही है आप लोगों को ऊपर की तरफ? हाँ? नहीं, फ्रेजर तो ऐसे तिरछे आ रही है, बॉर्डर फ्रेजर के नीचे आइए। फ्रेजर देखिए आपकी ऐसी आ रही होगी, फ्रेजर ऐसे आ रही है, फ्रेजर ऐसे आ रही है, फ्रेजर नहीं। स्नेक, स्नेक दिखाई पड़ रही है आपको? स्नेक वो पूरी नदी नहीं है, वो किसी की सहायक है। नहीं दिखाई पड़ा आप लोगों को? हाँ, स्नेक के पास और कोई नदी है? कोलोराडो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ध्यान रखिएगा, कोलोराडो नदी की सहायक नदी ही आपकी कौन सी है? स्नेक है। वो मैप चूंकि बहुत छोटा है इसलिए कभी कभी क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। तो कोलोराडो और स्नेक यहां पर दो नदियां, और इसी कोलोराडो नदी पर ही आपका एक डैम है जिसका नाम है हूवर डैम, HOOVER, हूवर डैम। नहीं मिला है, इसने को कोलोराडो सहयोगी नदियां है। देखिए सॉरी, मैं ही थोड़ा, कोलोराडो नहीं, कोलंबिया नदी है। कोलंबिया की देखिएगा सहायक स्नेक है। हाँ, मैंने कोलोराडो बोल दिया, दिमाग हो सकता उतर गया। कोलंबिया है, सॉरी, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कोलंबिया है। और कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है? स्नेक है। ये इतना सही कर लीजिएगा। और और यहीं पर आपका जो है कौन सा डैम है? हूवर डैम है। हूवर डैम कोलंबिया नदी पर ही। कोलंबिया नदी पर ही आपका हूवर डैम है। हूवर, हूवर, HOOVER, HOOVER, हूवर डैम, हूवर डैम। और जब, हाँ, जब आप नीचे आएंगे, ये तो ऊपर था, नीचे आएंगे तो यहां पर आपका कोलोराडो नदी अब दिखाई पड़ेगा। कोलोराडो नदी अब दिखाई पड़ेगा। अरे उतर जाता कभी कभी दिमाग से, मेरे भी ऐसा थोड़ी है। कोलोराडो नदी दिखाई पड़ रही, नीचे की तरफ होगी कोलोराडो। इस कोलोराडो नदी पर ही दुनिया का सबसे गहरा कैनियन, कैनियन जानते क्या होता है? कैनियन जैसे जब नदी कहीं किसी रास्ते से बहती है, मान लेते हैं ये चट्टान थी कोई, ये चट्टान थी और इस चट्टान से नदी ऐसे बह रही थी। अब क्या करती है ये नदी, लगातार इस चट्टान को नीचे से काटती रहती है, काटती रहती है, और एक लंबे समय बाद में चट्टानें ऐसे आपकी पैरेलल जो है कट जाती हैं ऐसे, और नीचे से ऐसे नदी जो है आपकी बहती रहती है। तो यही जो आई शेप की गहरी घाटियां हो जाती हैं, पहले ये बी शेप बनाती हैं, बी शेप के बाद आई शेप बनाती हैं। तो ये जब घाटियां बनाती हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं।
तो हाँ, इसी कोलोराडो नदी पर दुनिया का सबसे गहरा कैनियन, हाँ ग्रैंड कैनियन उसका नाम ही है, दुनिया का सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन स्थित है कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर। तो इस तरफ हमको सिर्फ 3 नदियां ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर के बाद सैक्रामेंटो आपको याद रखनी है। सैक्रामेंटो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप क्या है, सैन फ्रांसिस्को बसा हुआ है। उसके बाद में फिर आपको एक नदी और याद रखनी है, कौन सी? कोलोराडो। कोलंबिया, सैक्रामेंटो और कोलोराडो। कोलोराडो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर ग्रैंड कैनियन आपका है, ग्रैंड कैनियन। तो ये हम लोगों का जो है वेस्टर्न कार्डिलेरा का कुछ प्रमुख जो विशेषता थी वो हम लोगों ने देखी। यहाँ के शहर, यहाँ की नदियां और यहाँ के जो प्रमुख खाने थी वो हम लोगों ने देख लिया। प्रमुख खाने केवल यहाँ पर 2 ही हैं, यही टक्सन और बूटे। बूटे की खान बहुत मशहूर है तांबे के लिए और टक्सन भी। अब एक चीज और पढ़नी है, यहाँ की जो ट्राइब है एस्किमो। तो लास्ट में मैं बता दूंगा जब ट्राइब बताऊंगा, ये एस्किमो यहाँ पर पाई जाती है, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, इसको निपटा देते हैं। हाँ, ईस्टर्न हाईलैंड को, जो अपलेशियन और अल्घेनी है, इसको देख लेते हैं, फिर बीच में इसको निपटा देंगे। क्या? हाँ, ये रियो ग्रांडे तो इसके बॉर्डर पर बहती है। ये रियो ग्रांडे नहीं बताया था, बताया होगा तो जरूर बताया होगा। हाँ हाँ, तो रियो ग्रांडे, अब चूंकि जो बता चुके हैं उसको फिर क्या बताना भाई। जैसे रियो ग्रांडे है, सेंट लॉरेंस है, जो मतलब इसका इंट्रो वाला पार्ट होता है कि भाई नॉर्थ अमेरिका का एक इंट्रोडक्शन, तो वहां पर ये बताते हैं हम लोग कि रियो ग्रांडे नदी इसके बॉर्डर पर बहती है। क्या? फोनिक्स सिटी नहीं, फोनिक्स माल मशहूर है, फोनिक्स सिटी नहीं मशहूर है। हाँ, जिसको फिनिक्स बोलते हैं हम लोग, सही प्रोनाउंसिएशन फिनिक्स है। ध्यान रखिएगा फिनिक्स। अब वैसे तो आप देखेंगे इतनी सिटी है ना इसी किनारे पर कि वो आप, लेकिन नहीं, जो मेरे मतलब का बस वही देखेंगे। तो फिनिक्स सिटी, फिनिक्स मॉल यहाँ पर जो फेमस है आपका। हाँ हाँ, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिनिक्स सिटी का कोई माने नहीं है। ये जो 4-5 सिटी इधर की हैं वो आपकी महत्वपूर्ण है। बाकी यूएसए की जो सबसे महत्वपूर्ण, यूएसए और कनाडा की जितनी भी महत्वपूर्ण सिटी हैं, ध्यान रखिएगा वो आपके पूर्वी भाग में सब मिलेंगी। जितने भी खास, देखिए जैसे यहाँ पर केवल इंडस्ट्री के मामले में 2 ही हैं, एक सैन फ्रांसिस्को है, एक सैन डियागो है। बाकी इंडस्ट्री के मामले में सारे के सारे शहर जो है आपके इस तरफ ही हैं, वेस्टर्न साइड में। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ईस्टर्न हाईलैंड है प्लस अटलांटिक कोस्ट, दोनों, मतलब अटलांटिक कोस्ट में कह देंगे जो इसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहर हैं वो देख लेंगे हम लोग। तो अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, ईस्टर्न हाईलैंड एंड अटलांटिक कोस्ट। ईस्टर्न हाईलैंड एंड अटलांटिक कोस्ट। ईस्टर्न हाईलैंड एंड अटलांटिक कोस्ट। ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड एंड अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट। अब ईस्टर्न हाईलैंड में आप देखिएगा इस तरफ आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रही होगी जिसका नाम क्या है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। और इस अपलेशियन के
थोड़ा सा आगे यहां पर एक पर्वत श्रृंखला और आपको मिलेगी जिसका नाम क्या है, अल्घेनी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अल्घेनी से पहले हम लोग कभी चर्चा भी नहीं करते थे, ना कभी पूछता था, लेकिन अभी आज के 3 साल पहले या 2 साल पहले ये जो आपका यूपी पीसीएस का होता है प्रीलिम्स का, उसमें पूछ लिया था अल्घेनी, तो इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिसका कोई ताल तुक नहीं होता है। तो इधर अल्घेनी आप ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण आपके लिए है वो है क्या, अपलेशियन है। और अपलेशियन की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, देखिएगा, माउंट मिचेल। MITCHELL करके लिखा होगा, माउंट मिचेल। माउंट मिचेल मिला आप लोगों को, माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। माउंट मिचेल। और अब देखिएगा, इस अपलेशियन पर्वत के ऊपर कुछ शहर हैं, नीचे कुछ शहर हैं, जहां पर हमको विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। लेकिन उसकी चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर रुक कर करेंगे। कुछ जैसे ऊपर देखिएगा, आपको एक शहर दिखाई पड़ रहा होगा, पेंसिल्वेनिया, दिखाई पड़ रहा ऊपर पेंसिल्वेनिया। हाँ, ऊपर की तरफ जहां पर आपका जो है माउंट मिचेल खत्म हो रहा है, उसी के पास में एक शहर होगा पेंसिल्वेनिया। हाँ, पेंसिल्वेनिया है। उधर देखिएगा पीटर्सबर्ग भी एक शहर है आपका, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो डल्लास शहर है। यहां पर देखिएगा इस तरफ जो है डल्लास शहर होगा आपका, एक डल्लास है, ह्यूस्टन है। इन सब शहरों की खास खास बातें हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। पेंसिल्वेनिया का नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने जानबूझकर पूछा आपसे, पेंसिल्वेनिया क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। पेंसिल्वेनिया का नाम किसी लिए सुना है आप लोगों ने? हाँ, पेंसिल्वेनिया, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से। बाकी और सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। पेंसिल्वेनिया ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले पेट्रोलियम या जो तेल का कुआं होता है, वो सबसे पहले पेट्रोलियम खोजा गया था, जो तेल का कुआं खोदा गया था पूरे विश्व में, वो पेंसिल्वेनिया में ही खोजा गया था। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेंसिल्वेनिया किस लिए फेमस है, तो आप क्या बताएंगे? पेट्रोलियम के लिए, क्योंकि सबसे पहले तेल का कुआं वहीं पर खोदा गया था। तो इसके ऊपर जो पेंसिल्वेनिया सिटी है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। हालांकि बाद में भी आएगी सारी चीजें, सबकी एक एक चर्चा करेंगे हम लोग। देखिएगा, आप जब कोस्ट के पास में आएंगे, जब हम लोग अटलांटिक कोस्ट के पास में आएंगे, तो देखिएगा इस तरफ आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बोस्टन। बोस्टन शहर, बोस्टन है। बोस्टन के नीचे फिर एक शहर होगा जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के नीचे आपका एक शहर फिर मिलेगा जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। सब स्मॉल लेटर में लिखे होंगे, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, वो स्टेट का नाम लिखा हुआ है, स्टेट का नाम आपको नहीं ध्यान रखना है। सब बोस्टन देखिएगा स्मॉल लेटर में लिखा होगा। एटलस में नॉर्मली नियम क्या होता है, जो कैपिटल लेटर होता है वो होता है स्टेट का नाम, और जो स्मॉल लेटर होता है वो होता है सिटी का नाम। तो बोस्टन आपको मिला, न्यूयॉर्क मिला, फिलाडेल्फिया मिला। उसके नीचे, हाँ उसके नीचे आप देखिएगा बाल्टीमोर मिलेगा एक। बाल्टीमोर देखिएगा, बाल्टीमोर आपका इस तरफ लिखा होगा, इस तरफ, जैसे बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया इधर समुद्र के किनारे लिखा है, बाल्टीमोर इस तरफ लिखा होगा। बाल्टीमोर जो है इधर अंदर की तरफ लिखा होगा। हाँ हाँ, बाल्टीमोर। और बाल्टीमोर के नीचे दिखेगा आपका वाशिंगटन डीसी होगा।
वाशिंगटन डीसी होगा। अब समझिएगा मैंने कौन कौन से शहर बताए। हमने आपको बताया सबसे पहले बोस्टन। बोस्टन के बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिला, नहीं बोस्टन के बाद फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, उसके बाद फिलाडेल्फिया। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिर फिलाडेल्फिया देखा हम लोगों ने, फिर बाल्टीमोर देखा, और बाल्टीमोर के बाद हम लोगों ने देखा वाशिंगटन डीसी। WSH लिख देता हूं, वाशिंगटन डीसी समझ लीजिए। इन पांचों शहरों को या इस शहर के पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं बोवास रेंज। क्या बोलते हैं, बोवास रेंज। कैसे, बोस्टन का बीओ ले लिया गया और वाशिंगटन का WASH ले लिया गया, और इन्हीं शहरों के क्रम को यानी शहरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बोवास रीजन। क्या बोलते हैं, बोवास रीजन, बोवास क्षेत्र, बोवास क्षेत्र, बोवास रीजन, बोवास रीजन। बोवास रीजन। अब समझेगा इन शहर की कहानी क्या थी। मान लेते हैं बोस्टन शहर था। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, ये सारे शहर एक क्रम में ही है ऊपर से नीचे। भाई बोस्टन है, बोस्टन के बाद आपका न्यूयॉर्क है, फिर फिलाडेल्फिया है, फिर बाल्टीमोर है, और फिर वाशिंगटन। देखिए एक सीरीज में ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे क्या था हमारा, बोस्टन था, फिर बोस्टन से कुछ नीचे आकर हम लोगों का न्यूयॉर्क बसा था, न्यूयॉर्क के बाद में हम लोगों का फिलाडेल्फिया बसा था, फिलाडेल्फिया के बाद में बाल्टीमोर शहर बसा था। अब कोई भी शहर धीरे धीरे एक्सपेंड ही करता है, अपना आकार बढ़ाता जाता है। तो ये जो है बोस्टन भाई साहब अपना आकार लगातार बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। ये क्यों पीछे रहे, न्यूयॉर्क भाई साहब भी अपना आकार बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते बढ़ाते दोनों आपस में मिल गए। जैसे आज के टाइम में आपका लखनऊ और बाराबंकी जाइए, पता ही नहीं चलता कि कब लखनऊ में है कब बाराबंकी में है, मिल गए। ऐसे ये दोनों शहर भी आपस में अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते मिल गए, बढ़ाते बढ़ाते मिल गए। आज के समय में बोस्टन से लेकर वाशिंगटन तक आप चले आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम एक शहर से दूसरे शहर में एंट्री कर रहे हैं। ये मिल चुके हैं। और ऐसे शहरों को जब दो शहर अपना क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते एक दूसरे को कोलैप्स कर लेते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सतत शहर या सतत नगर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कॉन्कर सिटी। क्या बोला जाता है, कॉन्कर सिटी बोला जाता है, सतत नगर। अब ऐसे कई एग्जांपल आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे, अब दिल्ली में गए गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ, ये तीनों शहर आप पार कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब मैं कब मैं गाजियाबाद में था, कब मैं नोएडा में था, कब मैं दिल्ली में आ गया। जो एनसीआर के जितने भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसको हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं, सतत नगर की संज्ञा देते हैं। और ध्यान रखिएगा यही बोवास क्षेत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सतत नगर का एग्जाम्पल है। इससे बड़े सतत नगर या कॉन्कर सिटी जो है कहीं नहीं पाए जाते हैं विश्व में। तो इस चीज को लिख लीजिएगा। बोवास रीजन जो है, ये पांचों शहर जो है, चारों पांचों शहर, ये पांचों शहर विश्व के सबसे बड़े सतत नगर का निर्माण करते हैं।
लिख लिया इसको आप लोगों ने। दूसरी विशेषता क्या है इस बोआस रीजन की? भाई न्यूयॉर्क का नाम आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, वॉशिंगटन डीसी का नाम बचपन से सुना होगा, बोस्टन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा बचपन से। बोस्टन टी पार्टी बहुत फेमस थी, इतिहास में सुना होगा बोस्टन टी पार्टी का नाम। तो अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो बाल्टीमोर का नहीं सुना होगा या फिलाडेल्फिया का नहीं सुना होगा। फिलाडेल्फिया तो खैर हाँ सुना होगा, वही बाल्टीमोर का नाम मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, मतलब ये पांचों शहर जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। पहली बात तो एक दूसरे से मिल गए तो कौन सा शहर कहां है पता ही नहीं चलता, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। दूसरी चीज देखिएगा, हाईली इंडस्ट्रियलाइज है और है किसके किनारे? अटलांटिक ओशियन के किनारे। यहां पर जो चीज जिस चीज का प्रोडक्शन हुआ इन पांचों शहरों में, यहां से क्या कर सकते हैं, किसी भी देश को भेज सकते हैं। भाई चाहे वो यूरोप हो, चाहे आपका अफ्रीका हो या इंडिया हो, कहीं भी इसको भेज सकते हैं। हाईली इंडस्ट्रियल होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है और यहां पर प्रोडक्ट की गई वस्तुओं का जो सप्लाई होता है पूरे विश्व में होता है। इसलिए इन शहरों को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ? जिसकी पहुंच ब्रह्मांड के हर कोने तक हो, उसी को तो कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। तो अब चूंकि ब्रह्मांड तक नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसकी पहुंच है, लेकिन एक संज्ञा के रूप में पांचों शहरों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है और यहां से उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है वो विश्व के हर कोने तक किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ क्या? हाँ नहीं, मीट पैकिंग के लिए आपका यूएसए में शिकागो फेमस है। हाँ शिकागो। बोस्टन आपका सूती वस्त्रों के लिए फेमस था, हाँ लेकिन अब नहीं रह गया है। अब जैसे भाई एक टाइम पर था कि कानपुर में सबसे ज्यादा कपड़ा मिले थी, अब आज वो अहमदाबाद आगे हो गया है। तो ऐसे ही बोस्टन में एक टाइम पर जो है सूती वस्त्र के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के पूरे विश्व में फेमस था, लेकिन आज नहीं रह गया है। आज धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो गई है। कारण क्या अभी देखेंगे हम लोग। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें और बता देते हैं आप लोगों को लगे हाथ। देखिएगा, ये आपका अपलेशियन माउंटेन है। अपलेशियन माउंटेन के पूर्व का ये जो क्षेत्र है, पूर्व का ये जो क्षेत्र है, ये अपने उच्च गुणवत्ता के कपास के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? उच्च गुणवत्ता के कपास के लिए फेमस है। हालांकि सबसे उच्च गुणवत्ता का कपास आपको कहां मिलता है? मिस्र के, हाँ मिस्र के नील नदी के क्षेत्र में। लेकिन यहां पर भी जैसे सबसे अच्छा कपास मिलता है आपका मिस्र में, उसके बाद यूएसए में, बाकी और जगहों पर। जो मिस्र का कपास होता है उसके रेशों की लंबाई जो है लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसके जो रेशे होते हैं कपास के वो लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। जो यहाँ यूएसए में कपास होता है इसके रेशे 6 से 7 सेंटीमीटर के होते हैं। हमारे जो इंडिया में कपास होता है, खासकर जो महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर कपास की पैदावार होती है, हमारे यहाँ के रेशे 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं। और कपास का रेशा जितना ही बड़ा होता है उसकी कटाई और बुनाई के लिए उतनी ही सुविधा रहती है, इसलिए कपास का रेशा जितना बड़ा उसको उतना ही अच्छा कपास माना जाता है। तो मिस्र के जैसे कपास तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उच्च गुणवत्ता के कपास जो है मिलते हैं। तो जो हमारा अपलेशियन का पूर्वी मैदानी भाग है ये किसके लिए फेमस है? कपास के उत्पादन के लिए। अच्छा, जब यहाँ पर कपास का खूब उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसी के आसपास सूती वस्त्रों का उद्योग बढ़ेगा। तो शुरू शुरू में जब सूती वस्त्रों का उद्योग बढ़ा तो ये जो आपका बोस्टन था, बोस्टन के बाद बाल्टीमोर था, फिलाडेल्फिया था, यहां पर जो है
खूब सूती वस्त्र फैले शुरू शुरू में, लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ साथ इन सूती वस्त्रों के उद्योग में इन क्षेत्रों में गिरावट आती गई। क्यों आती गई गिरावट? उसके पीछे 2-3 कारण थे। पहली बात तो यहां पर सारे बड़े बड़े शहर बस गए थे, चाहे वो बाल्टीमोर हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे फिलाडेल्फिया हो, सब बड़े बड़े शहर आपके बसे थे। यहां पर जब सूती वस्त्र उद्योग का काम चलता था तो यहां पर पोल्यूशन बहुत होता था, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था। जैसे आज के टाइम में कानपुर की रंगत होती चली गई, इसलिए क्योंकि वहां पर गंगा नदी बहुत ज्यादा दूषित हो रही थी। लोगों ने विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे जिसको पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब माना जाता था, एक टाइम पर कानपुर था, अब नहीं रह गया कानपुर, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। यही हाल यहां पर भी हुआ। इन क्षेत्रों में चूंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला गया इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण, तो लोगों के विरोध के कारण। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पर बड़े बड़े शहर थे तो जमीनें महंगी हो गई, नई पहले बात नई जगह बचे ही नहीं। जैसे भी लखनऊ मान लेते हैं आपका है, अब इसके 20 सिटी में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहें, कोई लगा पाएंगे? मिलेगी ही नहीं, आपको जगह ही नहीं मिलेगी उतनी बड़ी। तो यहां पर जमीन की कमी पड़ गई, जमीनें महंगी हो गई, प्लस पॉल्यूशन आदि के चलते यहां से धीरे धीरे अब सूती वस्त्र उद्योगों का क्या होने लगा है? नाश होने लगा है। एक टाइम पर बहुत थे, अब ये सूती वस्त्र उद्योग जो है यहां से शिफ्ट होकर कहां पर आ रहे हैं? इन इसी कोस्ट के, अटलांटिक कोस्ट के पश्चिमी तट पर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो बोस्टन आपने कहा था वो एक टाइम पर था सूती वस्त्र उद्योग के लिए, आज नहीं है। तो इस चीज को भी लिख लीजिएगा आप लोग लगे हाथ। जो मैंने बोला है, जो समझाया है, बस उसी चीज को आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे चला जाए, चलिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस अपलेशियन के बगल में देखेंगे, जो ग्रेट लेक्स हैं इनकी तरफ चले आते हैं। अभी मैं आपको यहाँ के जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो बताऊंगा, फिर इन क्षेत्रों में कहां कहां पर क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ये सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, एरी है और ओंटेरियो है। 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए बोलते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें फेमस हैं या कौन कौन सी सिटी फेमस हैं उसको देखते हैं। देखिए, जहां पर सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक, उसके नीचे यूएसए वाले पार्ट में एक शहर होगा जिसका नाम है डुलुथ। डुलुथ, डुलुथ, हाँ डुलुथ। डुलुथ, अब डुलुथ, डुलुथ के, अच्छा, सुपीरियर के ऊपर कनाडा वाले क्षेत्र में देखिएगा एक शहर है, क्या नाम है उसका? थंडर बे दिखाई पड़ रहा है कनाडा में? नहीं नहीं, वो शहर भी है, थंडर बे शहर है, खाड़ी भी है वो, लेकिन वो शहर भी है। अभी देखिएगा इन शहरों को बस आप देखते जाइए लोकेशन, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि किस झील के किनारे कौन सा शहर है, तो ये बता दे तो फिर ये शहर किस लिए फेमस है वो भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद 2 शहर यहां पर केवल ध्यान रखिएगा बस, कनाडा का थंडर बे और
यूएसए का डुलुथ, सुपीरियर के किनारे। सुपीरियर के बाद में फिर आपका देखिएगा मिशिगन है। मिशिगन झील है कि नहीं है? मिशिगन के नीचे देखेगा आपका शिकागो शहर है। शिकागो शहर है, बस शिकागो ध्यान रखिएगा, एक शहर, और आपको नहीं ध्यान रखना है। शिकागो। अब आप आइए, शिकागो चिकागो करके लिखा हुआ, CHICAGO, चिकागो, उसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग शिकागो। शिकागो। अच्छा, बस एक शहर याद रखना है, मिशिगन के किनारे। मिला शिकागो आप लोगों को? फिर आएंगे आप लोग बगल में देखेंगे कौन सी झील है? ह्यूरोन। ह्यूरोन के ऊपर देखेगा आपको कनाडा में एक शहर दिखाई पड़ रहा होगा, सडबरी। सडबरी, ध्यान रखिएगा, सडबरी शहर भी है और सडबरी की एक खान भी है। किस लिए फेमस है हम लोग देखेंगे भी आगे। तो सडबरी शहर किस नदी के किनारे है आपका? ह्यूरोन। अच्छा, इधर यूएसए में देखिएगा कौन सा शहर है? हाँ, ह्यूरोन के नीचे यूएसए में कौन सा शहर है भाई? सडबरी, ह्यूरोन। कौन? और नहीं नहीं, टोरंटो तो आपका उसमें चले गए भाई, कनाडा में। आप नीचे यूएसए में देखिएगा, डेट्रॉयट दिखाई पड़ रहा आप लोगों को? नहीं, वो लगता हुआ कि एरी से सटा हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, सडबरी और डेट्रॉयट। सडबरी कहां पर है? कनाडा में है। और डेट्रॉयट कहां पर है? हाँ, यूएसए में है। ये दोनों देख लिया आप लोगों ने। अब आ जाइए एरी के पास में आइए। ये तो ह्यूरोन के पास देखा, एरी के पास देखिए। एरी। एरी के पास कौन सा शहर दिखाई पड़ रहा आप लोगों को? कौन सा? हैमिल्टन। और उधर कनाडा साइड में टोरंटो शहर देख रहे हैं आप लोग? टोरंटो। टोरंटो। नहीं, क्या कह रहे हैं? देखिएगा, है क्या, आपको अमेरिका में, कनाडा में, सुनिएगा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन 4 देशों में कई सारे नाम आपको कॉमन मिलेंगे। रीजन उसका क्या है? जैसे ये बताइए, यहां पर देखेंगे आप लोग, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटेन तो ये है नहीं। ब्रिटेन, इनफैक्ट कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यहां पर आज भी जितने लोग रहते हैं वो सब कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मान लेते हैं कोई ऐसी जगह पर आप जाएं, सपोज दैट एक इमेजिनेशन करते हैं कि एक नया महाद्वीप इस पृथ्वी पर मिल जाए और सरकार कहे कि जाओ भाई तुम लोग वहां पर जाकर बस जाओ। तो हम लोग जब जाकर वहां बसेंगे तो वहां जो नाम होगा वो हम लोग अपने यहाँ का मिलता जुलता रखेंगे। अगर मान लो कोई शहर हम लोगों ने बसाया तो सोचा जाए क्या नाम रखा जाए, तो नया नाम कौन खोजना चाहता है? तो किसी ने कह दिया कि भाई इसका नाम लखनऊ रख दो, तो उसका नाम हम लोग लखनऊ रख देंगे। ऐसे ही होता है। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो कई सारे नाम आपको जो है यहाँ पर ब्रिटेन के ही मिलेंगे। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे वहां पर भी कई सारे नाम ब्रिटिश डायनेस्टी से संबंधित मिलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा द्वीप, नाम है क्वीन एलिजाबेथ। कनाडा के ऊपर देखिए, क्वीन एलिजाबेथ एक द्वीप दिखाई पड़ रहा है। एल्समर के नीचे देखिएगा, एल्समर के नीचे
विक्टोरिया है और एलिजाबेथ दोनों ऊपर नीचे हैं कनाडा में। देखिए, ये बताइए क्वीन विक्टोरिया हो या क्वीन एलिजाबेथ हो, या कहां की रानी होती हैं? ब्रिटेन की रानी होती हैं। तो इनका यहां पर क्या काम है? क्या? हाँ, विलियम आइलैंड भी है। हालांकि विलियम से मतलब देखिएगा, चार केवल आप याद रख लीजिएगा, समर, बैफिन, विक्टोरिया और एलिजाबेथ, बस। बाकी बहुत सारे कनाडा में द्वीप हैं। हाँ वो, हाँ जैसे भी आप लोगों ने देखा, इंडिया का एक कोई बाबा है, वो भाग गया, एक द्वीप खरीद कर वहां पर कैलासा नामक देश ही बसा दिया। हाँ हाँ, तो बस ऐसे समझ लीजिए। अब देखिएगा, यहां पर टोरंटो आप लोगों ने देखा। अब आइए देखिएगा, इरी और ओंटेरियो के बीच में, इरी और ओंटेरियो के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल क्या बहता है? नियाग्रा। अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो नियाग्रा फॉल्स दिया होगा। ये इरी है, ये आपकी क्या है? ओंटेरियो है। समझिएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, बड़ा मतलब आयतन की दृष्टि से। ऊंचा, आपका सबसे ऊंचा एंजल वाटरफॉल है। देखिएगा, ये इरी झील है और उससे कुछ नीचे जो है आपकी, कुछ गहराई पर ओंटेरियो झील है। दोनों के बीच में गैप है, ढाल का गैप है। यही बीच में, अब देखिएगा आप लोग लिखिएगा तो यहां पर एक नदी बहती है, हडसन नदी। क्या बहती है? हडसन नदी। और चूंकि ये ढाल प्रदेश है, जब हडसन नदी यहां से और अचानक ढाल पर तेजी से गिरती है तो किसका निर्माण होता है? नियाग्रा वाटरफॉल का निर्माण होता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? तो आप क्या कहेंगे? इरी और ओंटेरियो।